तो कैसे हो बच्चों। आज हम जो लास्ट वीडियो में चैप्टर चालू किया था हमने, जिस चैप्टर का नाम था नेशनलिस्ट इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। आज हम उसी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया था कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रवाद भारत में कैसे फैली, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो हम इंडियंस के अंदर कैसे आई, उसके 6 कारण हमने देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वो कैसे बना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था ना, बंगाल का विभाजन, भंग भंग मूवमेंट हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने स्वदेशी मूवमेंट देखा, ठीक है। उसके बाद हमने जहालवाद और महालवाद क्या होते हैं और इनके बीच के क्या फ़र्क है और ये दो अलग अलग ग्रुप क्यों बने वो देखा, ठीक है। तो आज हम इनसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वो लास्ट के सारा क्लियर होगा वीडियो में, जो भी है मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। और आज हम यही चैप्टर का, इसी प्रकरण का दूसरा भाग करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे होम रूल मूवमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर लखनऊ एक्ट, और फिर अपने प्यारे से नेताजी के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, उसका सारांश देखते हैं, ठीक है। ભારતમાં ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદ ઝડપથી ફેલાતો હતો ત્યારે અંગ્રેજોએ રાષ્ટ્રીય ચેતનાને તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેમજ મુસ્લિમોનો એક જૂથને સમજાવવામાં સફળ રહ્યા, ठीक है। आपको पता ही है कि जो अंग्रेज़ थे वो पहले से ही बहुत ना हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा कराना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने एक मुस्लिम के एक वर्ग है, जो एक झूठ था, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उनको इन्होंने समझाया और उन्होंने समझा है कि ये हिंदू से आपकी कभी परवाह नहीं करेंगे, कभी आपके लिए काम नहीं करेंगे, तो आप अपनी अलग से कमेटी बनाओ, ठीक है। उस कमेटी में आप अपने लोगों के लिए फ़ैसला लेना। तो ये इनका काम था। उस टाइम पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह ही थे, पर फिर भी हम हिंदू मुस्लिम के इसमें लड़ाने के लिए इन्होंने इतनी गंदी चाल चली, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ढाका, ठीक है, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है, वो उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में ही आता था, ठीक है। तो उसमें हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना में कौन कौन थे, तो आगा खान, ठीक है, समीउल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो और डनलॉप स्मिथ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जन थे जो मुस्लिम लीग की स्थापना में अहम भूमिका, महत्व की भूमिका निभाई थी। और आपको ये जानना चाहिए कि ये जो मुस्लिम लीग था, इसी की वजह से आगे जाके भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान में, ठीक है। भारत के जो विभाजन हुए, बंटवारा हुआ, वो आप अगले साल पढ़ोगे 9th में, ठीक है। उसके अंदर ये मुस्लिम लीग ने ही बहुत बड़ा उनका हाथ था, उनकी बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की थी इंडिया पाकिस्तान बनाने में। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी तो पाकिस्तान भी नहीं बना होता और वो पूरा भारत का पार्ट होता, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना में सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो वाइसरॉय मिंटो का, ठीक है, वाइसरॉय मिंटो। और कई लोग तो इन्हें भी कहते हैं कि पाकिस्तान के वो है ना असली जनक, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना की शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी। तो और नई मुस्लिम लीग बनता और ना ही पाकिस्तान भी बनता, ठीक है। तो वाइसरॉय मिंटो को ये भी कहा जाता है, ये हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग का काम क्या था, और ना वो कांग्रेस के साथ जो हमने देखा पहले प्रकरण में, ठीक है, वो दोनों मिलके ही काम करते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में उन दोनों का कार्य था कि हम दोनों मिलके ब्रिटिशर्स को दबा के रखें और उन्हें अंग्रेज वापस जाने के लिए, इंग्लैंड वापस जाने के लिए उन्हें ना प्रेरित करें कि वो वापस इंग्लैंड चले जाए और भारत को आज़ाद करें, ठीक है। तो उसी में होम रूल आंदोलन भी चालू हुआ था, ठीक है। होम रूल आंदोलन क्या है, तो आइए हम ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, ठीक है, कहाँ पे, पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने
इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी थी। और उन्होंने ये जाहिर किया, क्या जाहिर किया उन्होंने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, गुजराती में बोले तो स्वराज मारो जन्मसिद्ध हक છે અને હું તેને મેળવીને જ જંપીશ। ठीक है, कि वो ऐसे नेता नहीं थे कि बातें करके के नीति बना के अंग्रेज़ों का भगाना चाहते थे। वो वैसे नेता थे जो कहते थे कि मेरा अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके ही मानूंगा। ठीक है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो 1916 की बात है। ठीक है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916-1918 के बीच में। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, हम विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट ईयर पक्का पढ़ेंगे। अभी खाली इतना याद रखो कि 1916 के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, तो तभी इंडिया के अंदर भी ये होम रूल आंदोलन चालू हुआ। अब होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज उनका और वो उन्हें लेकर ही रहेंगे। ठीक है, फिर जो एनी बेसेंट है, ठीक है, एनी बेसेंट है, उन्होंने भी सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी। ठीक है, जिसका हेतु बंधारणीय मार्ग होम रूल मेळवणो હતો। होम रूल मतलब क्या होता है, पहले ये समझते। होम रूल मतलब कि जहाँ की जहाँ जिस देश में वो देश खुद ही रूल करे। होम मतलब कि अपना घर, और रूल मतलब कि रूल मतलब कि जो हम जो है हमें अपने पे राज करेंगे, कोई दूसरा हम पे आके राज नहीं करेगा, तो इसे कहते थे हम होम रूल। ठीक है, तो उन्होंने कहा, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका ये काम था कि वो ब्रिटिशर्स को कहे, उन पर दबाव डाले कि हम ही नीति बनाएंगे, हम ही रूल करेंगे, आपको व्यापार करना है व्यापार करो, लेकिन अब इस देश को हम ही चलाएंगे। ठीक है, तो ये होम रूल का मुख्य ये था, कामगिरी था। एनी बेसेंटे ब्रिटिश सरकारને હિન્દને જવાબદાર રાજતંત્ર અને ગૃહ સ્વરાજ વહેલી તકે આપવાનો अनुरोध કર્યો। ठीक है, एनी बेसेंट ने सरकार से क्या कहा कि आप या तो हमें जवाबदार राजतंत्र, मतलब कि हम राज्य को अपनी तरीके से संभाल सकते हैं, और गृह स्वराज मतलब कि हम अपने राज्य को खुद से ही स्वराज, खुद का स्वराज हम अपने आप ही चलाएंगे। जैसे गाँव का आज कैसे है, जैसे अपना स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलाती है एक स्टेट को, और ना दूसरे स्टेट को दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे ऊपर एक केंद्र की सरकार है। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने भी यही कहा कि हम अपनी जो राज्य है उससे हम अच्छी तरह संभाल सकते हैं। ठीक है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली शांति से व्यापार करो। ठीक है, तो उन्होंने ये तक देने का काम किया था। ठीक है, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों जो लीग थे उन दोनों का सपोर्ट था उनको। ठीक है, मुस्लिम भी ये चाहते थे उस टाइम पे कि अंग्रेज़ चले जाए और मुस्लिम लोग अपने तरीके से काम करें, और कांग्रेस भी यही चाहता था। ठीक है, तो જેમાં કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગ હોમ રૂલ આંદોલનને ટેકો આપ્યો, જેને કારણે મદ્રાસ સરકારે તેની ધરપકડ કરી અને ઉટાકામંડમાં નજરકેદ રાખ્યા। ठीक है, ये उटाकामंड में एक जगह है जहाँ पे एनी बेसेंट को नज़रबंद रख दिया था, क्योंकि उस टाइम पे इनका जो होम रूल जो इन्होंने तक दिए थे गृह स्वराज का, और गृह स्वराज का तक दिया था, और अपना जवाबदार राजतंत्र का तक दिया था, वो उस टाइम पे कांग्रेस और मुस्लिम, सोचो दोनों जो सबसे बड़ी लीग है देश की, उन्होंने भी इसे अपना सहमति दे दी थी। तो इसीलिए डर कर मद्रास की जो सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी मद्रास की, उन्होंने इनको नज़र कैद रख दिया। ठीक है, तो अब इतने बड़े लीडर को नज़र कैद रखेंगे तो असर तो होगा ही। तो क्या असर हुआ, एनी बेसेंट ने मुक्त करावा देशમાં સભાઓ અને સરઘસો દ્વારા ઠેર ઠેર વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો અને અંતમાં તેમને છોડી દેવામાં આવ્યા। ठीक है, लास्ट में उनको छोड़ दिया गया क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हो गया था। सब अलग अलग लीग से अलग अलग बैठकों में यही कहा, जब भी अंग्रेज़ों की बैठक होती थी किसी मुस्लिम लीग या कांग्रेस के साथ, तब यही कहा जाता था कि आप पहले एनी बेसेंट को छोड़ो, उसके बाद ही हम कुछ आपकी बात बनेंगे या कुछ आगे काम करेंगे। ठीक है, तो તેમણે ડિસેમ્બર 1917 કોલકાતામાં મુકામે ભરાયેલા કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં સૌપ્રથમ મહિલા તરીકે પ્રમુખ પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા। ठीक है, तो एनी बेसेंट थी नहीं, वो पहली फीमेल थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल थी। ठीक है, जिसने कांग्रेस की जो उस टाइम में जो कांग्रेस थी, ठीक है, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, कब हुआ था, दिसंबर 1917 में। ठीक है, दिसंबर 1917 में ये हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कांग्रेस थी, ठीक है, उसकी सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो उसकी सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट थी अपनी एनी बेसेंट। ठीक है, हमारी एनी बेसेंट।
ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है, इतना याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लखनऊ करार। ठीक है, लखनऊ करार कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में भी। ठीक है, अब लखनऊ करार किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये लखनऊ में साइन किया गया था। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था जहाँ पे भी कोई संधि साइन होती थी तो उसे उस जगह का नाम ही दे दिया जाता था। ठीक है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी ऐसी हमारे सामने बहुत सारी संधियाँ आएगी जिसमें नाम उसकी जगह, वो संधि का जो नाम होगा वो एक जगह का नाम ही होगा। ठीक है, तो आज हम लखनऊ करार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 1915 में, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ मुंबई में अधिवेशन किया, मतलब कि मीटिंग भरी। ठीक है, 1915 में उन्होंने मीटिंग भरी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने साथ में। ठीक है, एक वर्ष પછી कांग्रेस અને મુસ્લિમ લીગે તેમના વાર્ષિક અધિવેશન એક સાથે લખનऊમાં રાખ્યા, જેમાં લોકમાન્ય તિલકે હાજરી આપી। ठीक है, तो इसके एक साल बाद क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम ने उनका जो वार्षिक जो मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है, जो साल की लास्ट मीटिंग होती है, ठीक है, उसे उन्होंने एक साथ लखनऊ में रखा। ठीक है, लखनऊ में रखा और उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ नीति बताई जो कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने एक साथ मानी। ठीक है, तो उसके पहले एक चीज़, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ है वो तुमको याद रखनी है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा डाली है इसके अंदर कि 1907 में, ठीक है, सब सूरत में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब मवारवादी और जहालवादी, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक थे जो नीति से काम करना चाहते थे और दूसरे थे जो अपने बाहुबल, जो अपने मतलब कि हथियार से काम करना चाहते थे। ठीक है, जो हथियार से काम करना चाहते थे वो जहालवादी और जो नीति से वो मवारवादी। ठीक है, तो 1907 की कांग्रेस की जो सभा हुई थी सूरत में, ठीक है, वहाँ ये दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम जवाहरवादी ने कहा कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो भी इस एक्ट में एक साथ हो गए। ठीक है, तो जो लखनऊ का एक्ट था वो बहुत अच्छा साबित हुआ था, जो दो बिछड़े जो ग्रुप थे वो भी फिर एक हो गए, उन्होंने कहा कि हम आप दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस અને મુસ્લિમ લીગના નેતાઓએ 1916માં લખનઉ મુકામે સમજૂતી કરીને કરાર કર્યો, જે કરાર લખનऊ करार તરીકે જાણીતો થયો। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो लखनऊ, ठीक है, जो लखनऊ करार को क्या कहेंगे, पैक्ट। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, जहाँ पे पहली बार कांग्रेस मुस्लिम दोनों साथ में आए, जिन्होंने साथ में आके उन्होंने संधि साइन की, और जो कांग्रेस के जो पुराने दो टुकड़े थे जहालवादी और मराठवादी, वो दोनों भी साथ में आ गए। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, लखनऊ एक्ट में क्या हुआ था, लखनऊ करार में क्या हुआ था। ठीक है, इतना कुछ भारी चीज़ नहीं है, आपको आराम से याद रह जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्यारे नेताजी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो हीरो है, ठीक है, हीरो का नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897। ठीक है, आपको कुछ जन के जन्मदिन याद रखने चाहिए, उनमें से एक कौन है, अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो बहुत बड़े हीरो है ना हीरो। ठीक है, सब इन्हें हीरो ही मानते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। ठीक है, ये देखो मैं आपके लिए मैप भी ले आया हूँ कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कोई करता है क्या इतना अपने बच्चों के लिए, सब करते हैं। ठीक है, तो उनकी माता का नाम कौन है, प्रभावती, और पिता का नाम क्या था उनका, जानकीनाथ बोस। ठीक है, ये अपने प्यारे से नेताजी। ठीक है, तो बचपन से ही वो बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है, तभी तो इतने बड़े इंसान बने, है ना, वो बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है, और 1920 में लंदन में ICS, ठीक है, ICS ठीक है, C और S, इसकी उन्होंने परीक्षा में चौथे नंबर में पास हुए थे। ठीक है, ये क्या है एग्ज़ाम होती है, ये भी हम जब क्लास खुलेगी, जब हम नेक्स्ट ईयर आएंगे तब हम बताएंगे, जब इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ICS की परीक्षा पास की, वो भी चौथे नंबर आए थे। ठीक है, लंदन में। ठीक है, उसके बाद फिर ये भारत आने के बाद इन्होंने हिंदी राष्ट्रीय महासभा, ठीक है, कांग्रेस जो हिंदी राष्ट्रीय महासभा है वहाँ जुड़ गए और ત્યાં સ્વતંત્ર ચળવળોમાં ભાગ લીધો, જેમાં 11 વખત રાજકીય कैदी तरीके पकड़ाया। ठीक है, देखो अभी लंदन से आए थे, उसके बाद ये डायरेक्ट कांग्रेस से जुड़ गए। ठीक है, हिंदी राष्ट्रीय महासभा से जुड़ गए और फिर इन्होंने जो स्वतंत्रता की जो चळवळ थी, स्वदेशी मूवमेंट, इसमें भाग लिया और 11 बार ये
पकड़ाए गए थे, ठीक है, इन्हें जेल हुई थी 11 बार। फिर उसके बाद 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रमुख बने, ठीक है। तो 1930 आपको याद रखना है कि 1938 में की जो कांग्रेस की सभा हुई थी उसके अंदर ना प्रमुख किसे बनाया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को। और पहले मेरे को ये बताओ, याद है ना सबसे पहली महिला कौन बनी थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है एनी बेसेंट, और वो दिसंबर में बनी थी, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। मैं रिवीजन भी कराऊंगा आपको, ठीक है, साथ साथ में, ठीक है। तो 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का प्रमुख बना, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। 1938 में वो प्रमुख बने। उसके बाद 1939 में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड FORWARD, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है तो मेरे को माफ़ करना, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, गुजराती में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, गुजराती में लिखे तो फॉरवर्ड, ठीक है, ये रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी देख लो, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की उन्होंने राजकीय पक्ष की रचना करी, ठीक है। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और जिसने उस टाइम पे आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है सॉरी 1938 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था, और वो इंग्लैंड के खिलाफ था, इंग्लैंड जर्मनी के बीच में हो रहा था, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट ईयर अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपने हीरो की बात करते हैं पहले, ठीक है। तब उसके ने इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था चालू की, जिसने ये प्रोपेगेंडा चालू किया कि हम अंग्रेज़ क्योंकि उस टाइम में अंग्रेज़ का राज था हमारे ऊपर, तो अंग्रेज़ हमारे सैनिक ले जाता था दूसरे विश्व युद्ध में और फिर लड़ता था। जहाँ पे भी अंग्रेज़ की राज थी, अंग्रेज़ वहाँ से सैनिक लेके जाते थे और फिर उन्हें अपने तरफ से युद्ध लड़ाते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कहा पूरे देश में कि हम में से कोई भी इनकी तरफ से युद्ध लड़ने नहीं जाएगा। उन्होंने क्या चालू किया ना, युद्ध विरोधी प्रचार, ठीक है, युद्ध विरोधी कि युद्ध हम नहीं करेंगे इनकी तरफ से, हम इनके लिए अपनी जान क्यों दें, ठीक है, उन्होंने ये चालू किया। और उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े नेता भी बन गए थे, तो लोग इनकी बात सुनते भी थे, समझते भी थे। तो इसीलिए डर में आकर अंग्रेज़ों ने क्या किया, वही जो सबको याद करते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया, ठीक है, उन्हें जेल में डाल दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक युक्ति सोची, क्योंकि उन्हें जेल से निकलना था, उन्हें कुछ करना था। उन्होंने क्या किया, आम मरण उपवास पे उतर गए, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कोई अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, मैं सब त्याग देता हूँ, ठीक है। ये उनकी बहुत बड़ी चाल थी, ठीक है। वो चाल कैसे थी मैं तुम्हें बताता हूँ अभी, ठीक है। तो अब इससे क्या होने लगा, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, ठीक है, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो अंग्रेज सरकार डर गई कि अगर इन्हें कुछ हो जाए तो पूरे देश में बवाल आ जाएगा, पूरा देश फिर लड़ना चालू कर देगा हमसे अगर इन्हें कुछ हो गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इन्हें जेल में से मुक्त किया और उन्हें मकान में नज़र कैद रखा। अब नज़र कैद का मतलब क्या होता है कि आप अपने घर पे ही रहोगे, उसी मकान में रहोगे जहाँ पे आपको रखा है, लेकिन आपके चारों ओर मतलब कि मकान के बाहर पुलिस खड़ी होगी कि आप किसी से मिल नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, उसे कहते हैं नज़र कैद, ठीक है। तो जो आजकल हम हो गए घर के अंदर ही नज़र कैद हो गए ना, नहीं बाहर जा सकते, बाहर जाएंगे तो पुलिस के डंडे भरेंगे। तो अभी हम घर में ही रहते हैं, बाहर भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। वही मम्मी की डांट सुनते हैं हमेशा रोज़, ठीक है, मैं तो रोज़ सुनता हूँ, आप लोग मत सुनना, आप लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको अंग्रेज़ों ने जेल के अंदर से निकाल के उन्हें मकान में नज़र कैद रख दिया, ठीक है, नज़र कैद रख दिया। तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो चाल थी वो कामयाब हो गई। वो यही चाहते थे कि उन्हें नज़र कैद रखे, और फिर उन्होंने अपना भेष बदल कर रात में अपना भेष बदल के वो वहाँ से भाग गए, ठीक है। भागे मतलब कैसे भाग गए, देखो 17 जनवरी 1941 रोज मध्य रात्रि है सुभाष चंद्र बोसे वेश परिवर्तन करी पेशावर, ठीक है, वेश परिवर्तन करके मतलब कि अपना हुलिया बदल कर, ठीक है। उस टाइम पे उनको जो खाना देने आता था तो वो आते थे, तो उनमें से किसी एक का भेष बनाकर वो वहाँ से भाग गए। वहाँ से भाग के वो कहाँ गए, वहाँ से भाग के वो पेशावर गए, पेशावर से काबुल गए, काबुल से फिर मॉस्को गए, फिर मॉस्को से फिर बर्लिन आए, ठीक है। फिर घूम घूम के वो बर्लिन पहुँचे। बर्लिन की पहुँचे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पेशावर बताया आपको, काबुल बताया अफगानिस्तान में, मॉस्को बताया रशिया में, और ये बर्लिन अपना जर्मनी में,
ठीक है। तो अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ पता होगा तो आपको पता होगा बर्लिन जो जर्मनी में, और जापान, जर्मनी और जापान उस टाइम पे इंग्लैंड के सबसे बड़े दुश्मन थे। ठीक है, इंग्लैंड का दूसरा विश्व युद्ध इन्हीं से हो रहा था। जर्मनी और जापान एक साइड थी और अपनी अमेरिका और इंग्लैंड एक साइड थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि इंग्लैंड के दुश्मन है ये दोनों, तो अगर मैं इनसे हेल्प मांगूँ, ठीक है, तो ये मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, और बर्लिन जर्मनी क्योंकि वो यूरोप में पड़ता है, ठीक है, एशिया में नहीं है, और जापान एशिया में, तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि जापान जो है वो हमारी ज़्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि वो एशिया में ही है। अगर हमें कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो जापान हमसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब सोचो आप ही, आपके घर के बाजू में एक जन है और एक जन 2 किलोमीटर दूर बाहर, ठीक है, अगर आपको तकलीफ़ हुई तो आपकी सबसे पहले हेल्प करने कौन आ सकता है? आपके बाजू वाला है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही फंडा था। ठीक है, तो उन्होंने जापान जर्मनी दोनों से बात की, जर्मनी के हिटलर से बात की थी और जापान के प्रेसिडेंट, नाम बोलो, क्या वो भूल गए नाम, जापान के प्रेसिडेंट टोजो, ठीक है, उनसे भी बात की थी इन्होंने। ठीक है, उन सब से बात कर रखी थी और फिर इन्होंने जापान से हेल्प मांगी। ठीक है, तो कैसे हेल्प मांगी? जहाँ તે સુભાષચંદ્ર બોઝે રેડિયો પર પ્રવચન સંભાળી अंग्रेज सरकार चौकी उठी और ત્યારબાદ सुमात्रा થઈને जापान गया। ठीक है, बर्लिन पहुँच के उन्होंने क्या किया? बर्लिन पहुँच के उन्होंने वहाँ पे रेडियो पे ना अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना चालू किया। वहाँ पे जो इंडियंस थे उन्हें जागरूक किया, उन्हें उठाया। फिर वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने भी कहा कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ है, हम भी आपके साथ है। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार जब को ये पता चलता है वो चौंक गई, उन्हें पता चला ये वहाँ कैसे पहुँच गए। ठीक है, पर फिर बहुत देर हो गया था क्योंकि अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ ही नहीं पाई और फिर ये सुमात्रा, ठीक है, थाईलैंड में जो है, वहाँ से वो जापान चले गए। ठीक है, जापान चले गए। जापान में उन्होंने क्या किया? ठीक है, जर्मनी तथा जापान अंग्रेज सरकार दुश्मन હોવાથી આ સંજોગોનો લાભ લઈ સુભાષચંદ્ર બોઝ જર્મનીના વડા હિટલર તથા જાપાનના વડાપ્રધાન ટોજો સાથે પણ વાતચીત ચલાવેલી હતી। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, फिर ब्रिटिश लश्कर ना, ठीक है, उस टाइम पे ना इंग्लैंड के जो सिपाही में एक थे जिनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह था उनका नाम। तो कैप्टन मोहन सिंह ने उस टाइम पे जापान में जो भी इंडियंस थे, ठीक है, जो भी फौज थे, जो भी पहले इंडियन सोल्जर्स रह चुके थे, ठीक है, उनके हेल्प से उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक फ़ौज बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फ़ौज। ठीक है, तो हमेशा बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना किसने की थी, और बच्चे लिख देते सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है वो, ठीक है, वो कौन थे? मोहन सिंह थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज की रचना करी थी। उसके बाद उनका कार्य संभाला था नेताजी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये देखा हमने कि जो जापान के अंदर जो भी इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, जो जापान में थे और जिसे जापान ने अपने बंदी की अपने जेल में डाल रखा था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई करते थे और जापान और इंग्लैंड में जो ब्रिटिश में लड़ाई चलती थी। ठीक है, और ब्रिटिश अपने सोल्जर्स जापान भेजता था लड़ने के लिए उनकी तरफ से, तो जापान उनको हरा के उन्हें कैद खाने में डाल लेता था। तो मोहन सिंह ने उन्हीं सोल्जर्स को रिहाई करके, क्योंकि उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस उन्होंने कहा कि हम एक अलग सी फ़ौज बनाएंगे इनकी और फिर हम आपकी तरफ से लड़ेंगे और हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, तो किनके लिए लड़ेंगे? जापान के लिए लड़ेंगे, मतलब अलग सी फ़ौज होगी और वो भारत को आज़ाद करवाएगी अंग्रेज़ों से। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस है, ठीक है, उन्होंने सर्वसम्मति से 4 जुलाई 1943, ठीक है, 1943, ये याद रखने की जरूरत नहीं, खाली ऐसे ही फिर भी कुछ चीज़ जो याद होनी चाहिए वो है। ठीक है, उस दिन उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोत्तम नेता सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। ठीक है, क्योंकि मोहन सिंह के बाद रास बिहारी बोस बने थे। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पक्का कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अपना वादा तोड़ता नहीं। ठीक है, तो अभी तुम्हारे बुक में इतना ही है और ज़्यादा तुम याद रखोगे ना तो तुम्हें दूसरी चीज़ें याद नहीं रहेगी, इसके लिए मैं तुम्हें सब चीज़ें नहीं बता रहा अभी। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें वो सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह के बीच में कुछ आनाकानी आ गई थी। ठीक है, तो इसीलिए रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से वो बना दिया, अपना नया आज़ाद हिंद फौज का नया प्रमुख बना दिया। ठीक है, फिर जेबा नेताजी नो गुलामनु नाम આપવામાં આવ્યો। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम कहाँ पे मिला था? आज़ाद हिंद फौज में ही मिला। आज़ाद हिंद फौज का नेता बनने के बाद उन्हें नेताजी कहा गया।
ठीक है, उन्होंने ये 2 नारे दिए थे, ठीक है, जो बहुत फेमस है। कहते हैं ना, चलो दिल्ली और जय हिंद नो मंत्र आएगा, ठीक है, चलो दिल्ली जय हिंद। वो अपने सोचे से कहते कि जय हिंद चलो दिल्ली। दिल्ली मतलब उस टाइम पे दिल्ली जो कैपिटल था, मतलब कि जो मेन था, अंग्रेज सरकार का शासन वहाँ से होता था। तो चलो दिल्ली मतलब कि दिल्ली को हरा दिया, मतलब अंग्रेज सरकार को हरा दिया, और अंग्रेज सरकार को हरा दिया मतलब कि भारत मुक्त हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्रवास करके वहाँ के भारतीय, ठीक है, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये पूरा जो रीजन है, वहाँ पे उन्होंने जो भी भारतीय थे उनसे उनको उनकी मातृभूमि की कसम दे के, उन्हें उनके अंदर मातृभावना का भावना जगा के, देश प्रेम के लिए कुछ भी कर जाने की भावना जगा के, उन्होंने उन सबको बलिदान देने की मांग की और उन्हें अपने आर्मी के अंदर उन्होंने अपने आर्मी के अंदर शामिल किया, अपने फौज के अंदर शामिल किया, ठीक है। वो उस टाइम पे लोगों से क्या कहते थे कि तुम मुझे खून दो, ठीक है, खून दो मतलब कि तुम मेरे लिए लड़ो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि तुम अगर मेरी फ़ौज में आते हो और अपना बलिदान देते हो तो मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें आज़ादी दे के रहूँगा, इंडियंस को आज़ादी दे के रहूँगा, ठीक है। फिर अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में काम चलाऊ सरकार की स्थापना की, ठीक है। काम चलाऊ सरकार मतलब कि परमानेंट सरकार, क्योंकि ना सरकारी होती है ना जो आर्मी को आदेश देती है सारे ना पैसा यूज़ करने का या अपने रिसोर्सेज यूज़ करने का या आपकी ज़मीन यूज़ करने का, ठीक है। तो उस टाइम पे सिंगापुर में उन्होंने अपनी सरकार काम चलाऊ सरकार बनाकर, ठीक है, सारे हित के काम किए आज़ाद हिंद फौज के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर જેમાં ટીમને પોતાના લશ્કરના સર્વોચ્ચ વડા તરીકે હોદ્દો સંભાળ્યો અને इंग्लैंड और अमेरिका सामने युद्ध जाहिर કર્યો, ठीक है। युद्ध जाहिर करने के अगर अपने सोल्जर है, अपनी जो भारतीय सेना है, वो अगर कोई भी युद्ध करती है या कुछ भी ऑपरेशन करती है, ठीक है, तो सरकार को बता के करती है ना, सरकार की हामी होती है, उसके बाद भी ना वो जो सेना है वो आगे हमला करती है। तो उस टाइम पे भी हमला करने के लिए उनके पास सेना किसी सरकार का आदेश तो था नहीं, वो किस सरकार के नीचे किस सरकार के आदेश से हमला करते, ठीक है। इसलिए इन्होंने सिंगापुर में अपनी काम चलाऊ सरकार बनाई और फिर खुद ही सरकार के हेड बन के उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम इंग्लैंड और अमेरिका, ठीक है, इन दोनों के सामने युद्ध करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद काम चलाऊ सरकार ना वड़ा बना, ठीक है, जो काम चलाऊ सरकार थी उनके भी वड़ा बन गए थे, ठीक है, उनके भी हेड बन गए थे उस सरकार के जो सिंगापुर में बनी थी, और अपने आज़ाद हिंद फौज के भी सर्वोच्च नेता बन गए थे। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनः आयोजन किया, ठीक है, एक बार वापस उनका काम चालू करवाया आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 4 लश्कर टुकड़ी, ठीक है, जैसे अपनी अलग अलग टुकड़ी है ना, ठीक है, बिहार रेजिमेंट, ठीक है ना, नागा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ठीक है, अलग अलग रेजिमेंट होते हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने 4 टुकड़ी खड़ी की जिनका नाम था गांधी, ठीक है, मेरे साथ दोहराओ, गांधी जी, गांधी, नेहरू, ठीक है, फिर ना सुभाष, ठीक है, सुभाष और आज़ाद, ठीक है, उन्होंने ये 4 नाम दिए उन चारों ना लश्कर की टुकड़ी को, ठीक है, गांधी, नेहरू, सुभाष और आज़ाद, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन में आपको पूछे कि इनमें से कौन सा एक है जो, अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ 4, ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन, गांधी, नेहरू, सुभाष या पटेल, तो इनमें से कौन सा जो है जो लश्कर की टुकड़ी का नाम नहीं था, तो आपको किस पर टिक करना है, पटेल, या जो भी सही आंसर है उस पर, ठीक है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, उन्होंने जो पूर्व की जो सरहद थी आरकना और इम्फाल विभाग, उसमें बहुत सारे उन्होंने विजय प्राप्त किया, ठीक है। धीमे धीमे जगह को वो जो अलग अलग जगह थी उसको जीत के वो भारत की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि अगर उनको भारत पहुंचना था तो वहाँ से और भारत के इसमें जितने भी स्टेट है उन्हें जीतना पड़ता पहले, ठीक है। तो धीमे धीमे सब विजय प्राप्त करके वो भारत की ओर बढ़ ही रहे थे, ठीक है। लेकिन पुरवठानी भयंकर तंगी भारी वर्षा के कारण फौज को पीछे होना पड़ा, ठीक है। उस टाइम पे उनको है ना जो, क्योंकि उनके पास शस्त्र की कमी थी, ठीक है, उनके पास इतना शस्त्र था नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, और उस टाइम पे बहुत भारी बरसात भी होने लगी, ठीक है। तो भारी बरसात होने लगी तो क्या हो गया कि ये आगे बढ़ नहीं पाए, रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक है, और खाने पीने की भी तंगी हो गई थी, क्यों, क्योंकि उनके पास इतना तो पैसा नहीं था, क्योंकि काम चला सरकार थी ना, वो कितना हेल्प कर सकती थी, ठीक है। और इनके पास अब कोई भी सेना को आगे बढ़ाने के लिए, आगे जाने के लिए
ना खाना चाहिए होता है, ठीक है, खाएंगे नहीं तो ताकत कैसे आएगा, ताकत नहीं आएगी तो दुश्मनों को कैसे मारेंगे, है ना। और इनके पास इतनी गोलियाँ भी नहीं थी, ठीक है। तो इसका तो इसीलिए इनकी नेता को पीछे बनना पड़ा, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो अमेरिका ने जापान पे बम फेंक दिया, ठीक है, जो 2 न्यूक्लियर बम फेंके थे नागासाकी और हिरोशिमा में, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन, तो उससे पूरा जापान ऐसे तहस नहस हो गया, ठीक है, दोनों सिटी। और जापान ने हार मान ली। तो अब जापान ने हार मान ली अमेरिका से, तो अब जापान से भी हेल्प नहीं मांग सकते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आज़ाद हिंद फौज था उस मतलब कि वो धीमे धीमे अंग्रेज़ों के सामने वीक होते गए मतलब कि वो थोड़े मतलब कि अंग्रेज़ की जो फौज थे फिर उनका दबाव ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्योंकि अब अपने जो फौज थे आज़ाद हिंद फौज, उनके पास ना तो ना ज़्यादा सामान था, ना ही ज़्यादा एडवांस वेपन्स थे। अब तो जापान भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो पूरा जो वॉर का जो नीति था, पूरी रणनीति चेंज हो गई। पूरा जो सिनेरियो कहते हैं ना, नज़रिए पूरा जो दिख रहा था लोगों को कि आज़ाद हिंद फौज जीत जाएगी आराम से, वो पूरा चेंज हो गया। और आज़ाद हिंद फौज है ना मतलब कि लड़खड़ा गई। अब लड़खड़ा गई तो क्या हुआ कि ये ना 25,000 सोल्जर्स, ठीक है, कितने 25,000 सोल्जर्स को अंग्रेज सरकार ने अरेस्ट कर लिया अपने आज़ाद हिंद फौज के, ठीक है। 4,000, ठीक है, 4 के मतलब 4,000 सोल्जर्स मारे गए और 25,000 लोगों को सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज सरकार ने, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की हार हो गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में कभी पैर नहीं रखूँगा, ठीक है। क्या कि मैं गुलाम हिंदुस्तान जो गुलाम है, जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, आज़ाद होने के बाद ही मैं जाऊँगा, गुलामी में मैं कभी पाँव नहीं रखूँगा। तो इसके लिए वो रंगून और बैंकॉक छोड़ के विमान मार के आगे बढ़ रहा, ठीक है। वो आगे गए लेकिन फिर एक जापान की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त 1945 के रोज़ फॉर्मासा ताइपई विमान मथक थी विमान उपड़ी, ठीक है। फॉर्मासा की ताइपई जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ से एक विमान विमान ने उड़ान भरी थी, ठीक है। जो मतलब कि विमान उड़ते उसमें अचानक से ब्लास्ट हो गया, ठीक है। विमान क्रैश हो गया और उसके आग लग गई और उसके नेताजी की मौत हो गई, ठीक है। पर ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ था, ठीक है। ये कहते हैं कि ऐसा कहना, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जापान ने करेली जाहिरात मुजब 18 અગસ્ટ 1945ના રોજ ફોર્માસાના તાઇપાઈ વિમાન મથકથી વિમાન ઉપડ્યું અને તરત જ તેને આગ લાગી, જેમાં નેતાજી સખત દાઝ્યા અને અવસાન પામ્યા એવું કહેવાય છે, ठीक है। ये कहा जाता है ऐसा क्योंकि उनकी बॉडी किसी को मिली नहीं थी। फिर तो ये भी ना गणना थी, ये भी सब कहते थे लोग कि उनकी मौत हुई नहीं है, वो जिंदा थे और उन्होंने अलग भेष में अलग नाम से उन्होंने फिर अपनी पहचान बनाई थी। और फिर वो तब भी उन्होंने भारत के लिए आज़ादी के लिए ही काम किया। पर ये अब तक किसी को पता नहीं कि कौन सच्चे कौन झूठे हैं। लेकिन जापान की रिपोर्ट के मुताबिक वो जो ताइपाई से जो प्लेन उड़ी थी उसके अंदर वो बैठे थे और वो प्लेन क्रैश हो गई और उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो बच्चों अपना प्रकरण यही समाप्त होता है, ये वाला भी, ठीक है। थोड़ा अच्छा प्रकरण था ये, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये अच्छे से आना चाहिए। और कोई भी डाउट हो, ठीक है, कुछ भी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो या कमेंट्स में भी कर सकते हो, ठीक है। आज मैं आपको एक और होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो भी घर पे बैठे हुए होंगे, ठीक है, स्कूल तो चालू नहीं है, तो आप उन्हें भी ये वीडियो भेज दो, ठीक है। हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं आप उन्हें भी भेज दो ताकि वो भी कुछ पढ़ पाए, ठीक है। अकेले भला नहीं होना, लेकिन हम चाहते हैं कि सबका भला हो, ठीक है। आपका तो भला हो ही रहा है, आप तो हमारे क्लासेस पे भी आ सकते हो, ठीक है। पर वो तो नहीं आ सकते, उनकी पढ़ाई का भी लॉस जा रहा है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, ठीक है, कि आप अपने जिनका जो भी आपके फ्रेंड्स है, ठीक है, जो भी आपके दोस्त है, तो आप अपने दोस्त को भी ये वीडियो भेज दो। उन्हें बताओ कि ये देखो भैया लोग कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम भी इसमें से पढ़ाई करो, ठीक है। तो तुम्हें भी स्कूल खुलने से पहले ही बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट प्रकरण में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।